जीके का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की अवधारणा का स्पष्ट समावेश मुख्य रूप से किस भाग में दिया गया है। तो इसमें बताना कि जो भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसकी अवधारणा का स्पष्ट जो है समावेशन जो है मुख्य रूप से कौन सी भाग में किया गया है। ये जो है भाग 4 में ये प्रावधान है और ये भाग 4 में ही DPSP या इसी को बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और कौन से अनुच्छेद में ही, अनुच्छेद 36 से 51 में। ये जो है ये भाग 4 में ये प्रावधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 में ये प्रावधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, मुगल काल में दहसाला भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत 1580 ईस्वी में अकबर के किस प्रसिद्ध वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। तो ये जो दहसाला पद्धति है या जो ये राजस्व व्यवस्था है इसकी शुरुआत जो है कब हुआ था, 1580 ईस्वी में, और अकबर के जो है किस प्रसिद्ध जो है वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी, कि जो है राजा टोडरमल के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा टोडरमल। और ये कब हुआ था, ये 1580 ईस्वी में, और इस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है, दहसाला पद्धति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में तापमान अक्षांश और ऊंचाई के साथ घटता है तथा जो है मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं जैसे बादल हो गया, वर्षा हो गया, तूफान घटित होती है। तो इसमें बताना है कि वायुमंडल की जो कौन सी परत है इसमें जो है तापमान जो है अक्षांश और ऊंचाई के साथ घटता है। मतलब जो तापमान है अक्षांश हो गया और ऊंचाई के अकॉर्डिंग क्या होता है, घटता है। और मौसम संबंधी जो जितने भी जैसे सभी घटनाएं हैं जैसे बादल हो गया, वर्षा हो गया, तूफान, ये घटित होती है। तो कौन सी मंडल है, तो जो किसमें होता है, ये क्षोभ मंडल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र द्वारा निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो जो ये लॉरेंज वक्र है इसके माध्यम से किसका मेजरमेंट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आय की असमानता। तो जो है आय की असमानता का जो मेजरमेंट जो है लॉरेंज वक्र के माध्यम से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव अग्नाशय की किन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। तो जो मानव शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन है इसका स्त्राव जो अग्नाशय की जो कौन सी जो कोशिका है या कौन सी जो विशिष्ट कोशिका है उनके द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा कोशिकाएं। तो ये जो है बीटा कोशिकाओं के माध्यम से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा कोशिकाएं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषाई विविधता को बढ़ावा देने हेतु त्रिभाषा सूत्र में क्या लचीलापन रखा गया है। तो इसमें बताना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अकॉर्डिंग जो प्राइमरी स्तर है या प्राथमिक स्तर पर जो भाषाई विविधता है उसको बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा सूत्र का प्रावधान है। तो जो त्रिभाषा सूत्र का जो प्रावधान है उसमें क्या लचीलापन रखा गया है। इसमें ये लचीलापन रखा है कि जो भाषा है, जो 3 भाषा का चयन करेंगे उसमें कम से कम जो है 2 भाषाएं क्या होनी चाहिए, भारतीय होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है। तो इसमें से बताना है कि भारतीय संविधान के जो कौन से जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद
249। तो जो ये अनुच्छेद 249 है उसके अकॉर्डिंग जो है जो संसद है उन संसद को राज्य सूची के विषय पर भी राष्ट्रीय हित में कानून बना सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 249। क्वेश्चन है लखनऊ पैक्ट 1916 की अध्यक्षता किस कांग्रेस अध्यक्ष ने की थी, जिसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। तो ये जो लखनऊ पैक्ट जो है 1916 है, इस 1916 में जो अध्यक्षता की गई थी किस जो कांग्रेस अध्यक्ष ने की थी, जिसमें जो है कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबिका चरण मजूमदार। तो जो ये अंबिका चरण मजूमदार है इसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है भारत की मानक समय रेखा या स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो ये 82.5 डिग्री पे होता है, 82 डिग्री आधा, ये जो है 82.5 डिग्री है उस पर होता है। पूर्वी देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये जो ये टाइम जो स्टैंडर्ड लाइन है या मानक समय रेखा है, स्टैंडर्ड जो टाइम लाइन या मानक समय रेखा, ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और एक जो 5वां है आंध्र प्रदेश। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है मानक समय रेखा। तो इसमें से देखेंगे कौन सा जो पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसमें बताने कि कौन सा राज्य जिससे नहीं जाता है। तो उत्तर प्रदेश से जाता है तो ए हट जाएगा, बी में दिया उड़ीसा, उड़ीसा से भी जाता है तो बी भी हट जाएगा, और डी में दिया आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से भी जाता है तो डी भी हट जाएगा। किस में से नहीं जाता है इसमें से, तो सी से नहीं जाता है, तेलंगाना से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम साक्षरता दर या लिटरेसी रेट वाला राज्य जो है 2011 के जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग कौन सा है। इसमें बताने कि भारत में जो है न्यूनतम जो साक्षरता दर वाला राज्य जो है कौन सा है 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग। तो जो है न्यूनतम जो साक्षरता दर वाली जो राज्य है वो राज्य है बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। और जो है सबसे जो या सर्वाधिक जो साक्षरता दर यहाँ पे न्यूनतम दिया है तो न्यूनतम में कौन है, बिहार है। और सर्वाधिक जो साक्षरता दर कौन सी राज्य है, सर्वाधिक साक्षरता दर, तो जो है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है केरल, और इसकी जो साक्षरता दर कितना है 94% के आसपास। और पूरे भारत की जो साक्षरता दर कितना है 74.04%। तो यहाँ पे जो है न्यूनतम कौन सा हो जाएगा, बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत उल्लिखित जो है मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो है भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 51A है उसके तहत जो उल्लिखित मौलिक कर्तव्य है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसके संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। कथन जे दिया है मूल संविधान 1950 में, जो मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। तो जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो मूल संविधान है उसमें मौलिक जो कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसका कोई प्रावधान नहीं है। तो जो कथन जे ये सही है। जिसमें जे नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन के दिया है इन्हें जो है स्वर्ण सिंह समिति या सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था 1976 में द्वारा जोड़ा गया है। तो जो कथन ये के भी सही हो जाएगा कि जो ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है जिसमें जो है 10 जो मूल कर्तव्य है उसको सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था अनुच्छेद 51A में। तो जो कथन के ये भी सही है, जिसमें के नहीं है हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एल दिया है मौलिक कर्तव्य जो है ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं।
तो जो कथन एल ए भी सी हो जाएगा कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यह जो मौलिक कर्तव्य है, ये भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, विदेशियों पर नहीं। तो जो कथन एल ए भी सी है। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए संविधान में सीधे न्यायिक प्रवर्तन का प्रावधान है। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये नॉन जुडिशियल है, मतलब इसको जो है न्यायालय के द्वारा परिवर्तन ही नहीं कर सकते हैं। जबकि जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मूल अधिकार है, वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। जबकि ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में एम है, तो ऑप्शन डी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जे, के और एल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें जो है केवल कथन जो है जे हो गया, के हो गया और एल सही है। क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन जो सन 1905 के संदर्भ में हुआ था, ये बताना है कि जो स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। जो है स्वदेशी आंदोलन है, इसके संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। कथन जे दिया है, इस आंदोलन का जो है मुख्य कारण लॉर्ड जो है कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। तो जो कथन जे सही हो जाएगा कि सन 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन, और इसी के कारण क्या हुआ था, जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। तो जो कथन जे सही है कि इस आंदोलन का जो है मुख्य कारण क्या था, जो लॉर्ड कर्जन है, इसके द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। तो जो कथन जे सही है। जिसमें जे नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे। तो ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन के दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव का समर्थन किया। तो जो कथन के ए बी सी हो जाएगा। और जो सन 1905 की जो हुआ था ये बनारस अधिवेशन, तो इसमें जो है ये राष्ट्रीय कांग्रेस है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने। उसके बाद ये जो कथन के ए भी सी हैं, तो जिसमें के नहीं हटा देंगे, तो के तो जो है तीनों में है। उसके बाद जो है कथन एल है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की थी। तो जो कथन एल ए भी सी हो जाएगा, क्योंकि जो है इस आंदोलन के दौरान जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी है, इन्होंने अपनी एक जो है गीत रचना की थी, जिसका क्या नाम है, अमार सोनार बांग्ला। तो जो कथन एल ए भी सी हैं। तो जो ऑप्शन ए है इसमें एल नहीं है, तो ऑप्शन ए भी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, यह आंदोलन जो है पूरी तरह से केवल बंगाल तक ही सीमित रहा तथा जो है देश के अन्य भागों में नहीं फैला। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो आंदोलन है, ये स्वदेशी आंदोलन है, केवल बंगाल तक सीमित ही नहीं रहा है, बल्कि बंगाल के अलावा जो अन्य जो भाग है, जैसे बॉम्बे हो गया, बॉम्बे और जो पुणे है, तो जो बॉम्बे और पुणे है, यहाँ पे जो है इस आंदोलन को फैलाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, बाल गंगाधर तिलक का। और वैसी जो है पंजाब में भी ये जो आंदोलन है, इसका विस्तार हुआ था पंजाब में। और इस पंजाब में जो है किसके माध्यम से, अजीत सिंह हो गया और जो लाला लाजपत राय है उनके द्वारा। और इसके अलावा जो है ये दिल्ली में भी इस जो आंदोलन है, ये बड़ी पैमाने पर इस आंदोलन का फैलाव हुआ। तो जो कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल बंगाल तक ही सीमित रहे करके बोला जा रहा है। तो जो कथन है गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन डी में एम भी दिया है, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें जो है केवल जो कथन जे हो गया, के हो गया और एल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये एनईपी 2020 के तहत शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो है ये शिक्षा है, उसके संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। कथन जे दिया है, वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य के लिए न्यूनतम जो है डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। तो जो कथन जे ये सही है कि 2030 तक जो है ये जो न्यूनतम जो डिग्री योग्यता है 4 वर्षीय जो एकीकृत जो बीएड डिग्री है ये होगी। तो जो कथन जे ये सही है। जिसमें जे नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। इसके बाद जो है कथन के दिया है, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय वैश्विक मानक विकसित किया जाएगा। तो जो कथन के ये भी सही है कि जो शिक्षकों के लिए या टीचर्स के लिए जो है राष्ट्रीय वैश्विक मानक ये विकसित किया जाएगा। तो जो कथन के ये भी सही है। उसके बाद जो है कथन एल में दिया, बीएड पाठ्यक्रमों को केवल 1 वर्ष की अवधि तक ही
1 वर्ष की अवधि का ही रखा जाएगा। तो जो कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बीएड जो पाठ्यक्रम है उसको केवल 1 वर्ष की अवधि का ही रखा जाएगा बोला जा रहा है। जबकि जो अभी हम देखेंगे बीएड का जो प्रावधान है, जो एनईपी के तहत बीए प्लस बीएड है, बीए प्लस बीएड या जो है बीएससी हो गया या बीकॉम, तो ये जो है बीए प्लस बीएड है, मतलब जो ये कितने साल का है, ये 4 साल का है, 4 साल का प्रावधान है। और वैसी जो है जैसे जो ग्रेजुएशन है, जो मतलब ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद जो है कितने साल का, ये 2 साल के लिए है, स्नातक के बाद 2 साल के लिए बीएड। और अभी जो और यदि देखेंगे जो जैसे अभी ये इंटीग्रेटेड वाला हुआ है 4 ईयर्स वाला, तो जो 4 वर्ष तक का कोर्स करता है जो बैचलर डिग्री में, और उसके बाद जो करेगा बीएड, तो ये 1 साल का हो जाएगा, ये 1 साल का हो जाएगा। और जो है ये पीजी वाले हैं, जो पीजी कर चुके हैं, तो उनके लिए भी क्या हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा। तो ये जो कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया कि केवल 1 वर्ष की अवधि का ही रखा गया जाएगा बोला जा रहा है। तो जो कथन है गलत हो जाएगा। तो जिसमें एल हटा देंगे, ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। और उसके बाद जो है ये जे के एम दिया है और इसमें जे एम दिया है, तो जो ऑप्शन सी है इसमें के नहीं है तो ऑप्शन सी को भी हटा देंगे। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, शिक्षकों के जो है सतत व्यावसायिक विकास के लिए प्रति वर्ष कम से कम जो है 50 घंटे के प्रशिक्षण का लक्ष्य है। तो जो कथन है ये भी सही हो जाएगा कि शिक्षकों के लिए जो सतत व्यावसायिक विकास है उसके तहत या उसके लिए प्रति वर्ष कम से कम जो है 50 घंटे के जो प्रशिक्षण है या जो है ट्रेनिंग का लक्ष्य है। तो जो कथन है ये भी सही हो जाएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें जो है कथन जे के और एम सही है। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया है और सूची 2 में संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। तो सूची 1 का है ए निर्वाचन आयोग। तो जो है निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो जो अनुच्छेद ये 324 में इसका प्रावधान है। तो ए का हो जाएगा ये 3 अनुच्छेद 324, ए का हो जाएगा ये 3 अनुच्छेद 324। उसका जो है बी में दिया है संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी। तो जो यूपीएससी है या जो है संघ लोक सेवा आयोग, इसका प्रावधान जो है कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका प्रावधान है ये अनुच्छेद 315 में। तो ये बी का हो जाएगा 4 अनुच्छेद 315, तो बी का हो जाएगा 4। इसका जो है सी में दिया वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 280 में। तो सी का हो जाएगा 1 अनुच्छेद 280। इसका जो है डी में दिया है भारत का जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या केक। तो जो है केक का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है, तो केक का प्रावधान है अनुच्छेद 148। तो ये डी का हो जाएगा 2, डी का 2। ए का 3 सभी ऑप्शन में है। उसके बाद बी का 4 ऑप्शन सी में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। उसका जो है सी का 1 ऑप्शन ए में भी नहीं है तो ऑप्शन ए भी हट जाएगा। और उसका जो है डी का 2 तो ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का हो जाएगा 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन दिया है और सूची 2 में उसकी मुख्यालय या हेडक्वार्टर दिया है। तो सूची 1 का है ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसकी जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में। तो ये ए का हो जाएगा 3 वाशिंगटन डीसी, तो ये हो जाएगा ए का 3। इसका जो है बी में दिया है एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो चाहे एशियन डेवलपमेंट या एशियाई डेवलपमेंट बैंक या जो एशियाई विकास बैंक, इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसकी जो मुख्यालय है ये मनीला में। ये बी का हो जाएगा 4 मनीला, बी का 4। उसके बाद जो है सी में दिया है विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। ये जो है विश्व व्यापार संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसकी मुख्यालय है जिनेवा में। तो सी का हो जाएगा 1 जिनेवा। उसके बाद जो है डी में दिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी जो है मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो इसकी मुख्यालय है संघाई में। तो ये डी का हो जाएगा 2 संघाई, डी का 2। ए का 3 सभी में है। उसके बाद बी का 4 ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा।
और जो ऑप्शन बी में भी नहीं है बी भी हट जाएगा। उसके बाद जो दिया है सी का 1 जो है ऑप्शन ए में नहीं है ते भी हट जाएगा और डी का 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें ए का हो जाएगा 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को उनके प्रारंभ या उद्घाटन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है भारत की जो है प्रमुख जो है बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना दिया है उसको उसकी जो प्रारंभ हो गया या उद्घाटन के जो कालानुक्रमिक क्रम है उसमें व्यवस्थित करना है। तो जो कथन के में दिया है भाखड़ा नागल परियोजना, तो जो है भाखड़ा नागल परियोजना ये कब स्टार्ट हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था 1948 को, 1948 में स्टार्ट हुआ था ये। उसके बाद जो है कथन के ये एल हो गया, उसके बाद के में दी सॉरी ये के हो गया, उसके बाद जो है कथन एल दिया है ये दामोदर घाटी परियोजना। तो जो ये दामोदर घाटी परियोजना है ये भी जो है 1948 में स्टार्ट हुआ था, 1948 में, और ये जो है लगभग 7 जुलाई 1948 को स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो है कथन एम में दिया है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड जो है बांध परियोजना है ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1948 में स्टार्ट हुआ था और इसका उद्घाटन जो है 1957 के आसपास हुआ था। उसके बाद जो है कथन एन में दिया है टिहरी बांध परियोजना। तो जो ये टिहरी बांध परियोजना ये कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1978 में। उसके बाद जो दिया है कथन ओ में सरदार सरोवर परियोजना, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1961 में। तो ये 1961 में स्टार्ट हुआ था। अब इसको अरेंज करना है उसके प्रारंभ या उद्घाटन के कालानुक्रमिक क्रम में। इसमें जो है यदि देखेंगे ऑप्शन के थ्रू, तो ऑप्शन में शुरू में सभी में दिया है एल, उसके बाद दूसरे नंबर पे दिया है सभी में के। तो इसमें जो देखो ये के, एल और एम तीनों में जो है 48, 1948 और 1948 तीनों में दिया है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो लिया जाता है ये जो दामोदर घाटी परियोजना है इसको पहले लिया जाता है। तो जो दामोदर घाटी परियोजना ये पहले नंबर पे आ जाएगा एल। उसके बाद जो है ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये भाखड़ा नागल परियोजना, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे के। और फिर तीसरे नंबर पे ये जो 1948 और 1957 में इसके उद्घाटन होता है। तो ये जो हीराकुंड बांध परियोजना तो इसको ले लेंगे लास्ट में तीसरे नंबर पे। तो इसको जो देखो यदि ये हो सकता है ये एल के एम में है जैसे ये फॉर्म में, तो ये तीनों का जो एक ही सन है 1948 1948, तो ये तीनों को आगे पीछे भी ले सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो सकता है। तो ये जो एल के एम हो जाएगा और इसके बाद जो है ये 1978 है और 1961, तो 1961 पहले आएगा। तो ये जो वो हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना वो पहले पे, और उसके बाद जो 1978 है टिहरी बांध परियोजना तो हो जाएगा लास्ट में एन। शुरू में एल सभी में है, एल के बाद के सभी में है, के बाद एम, के बाद एम सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। उसके बाद एम के बाद ओ, एम के बाद ओ ऑप्शन ए में नहीं है तो भी हट जाएगा, और ओ के बाद एन तो ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें शुरू में हो जाएगा एल के एम, शुरू में हो जाएगा एल के एम और ओ एन। क्वेश्चन है कथन शीतकाल में उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा जो होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये जो कथन सही है कि शीतकाल में क्या होता है जो उत्तर पश्चिमी भारत है वहाँ पे वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। जो उत्तर पश्चिमी भारत, तो उत्तर पश्चिमी जो हो जाएगा ये उत्तर हो गया, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। तो ये उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला इलाका हो जाएगा भारत के, ये वाला उत्तर पश्चिमी। तो ये जो उत्तर पश्चिमी जो भारत है यहाँ पे क्या होता है वर्षा जो होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। तो जो कथन सही है। अब इसमें जो कारण दिया है कि पश्चिमी जो विक्षोभ है ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण जो चक्र है वात है, जो चक्रवात है जिन्हें जो है जेट स्ट्रीम जो है भारत की ओर लाती है। तो जो कथन ये और एक कारण ये भी सही है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है ये कहाँ पे उत्पन्न होती है भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाली शीतोष्ण जो है ये क्या है चक्रवात है, और जिन्हें जो है जेट स्ट्रीम है ये क्या करता है भारत की ओर लाती है। तो जो कारण भी सही है, और एक कारण जो है ये पश्चिमी विक्षोभ दिया है उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ये जो कथन और कारण दोनों सही हैं और एक कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ के जो है प्राचीन इतिहास है इसके अंतर्गत जो है नल वंश है, नल राजवंश के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। कथन जे दिया है नल राजवंश का मुख्य शासन क्षेत्र, तो जो है नल वंश राजवंश है, नल राजवंश का जो मुख्य शासन क्षेत्र जो है बस्तर या महाकांतार का अंचल था। तो जो कथन ये जे सही हो जाएगा कि जो ये नल वंश है, ये जो नल राजवंश है उसका जो है जो मुख्य शासन क्षेत्र कौन सा रहा है, बस्तर महाकांतार रहा है। तो जो कथन जे सही है। जिसमें जे नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो दिया है कथन के इस वंश की जो है प्रारंभिक राजधानी पुष्करी या भोपालपट्टनम थी। तो जो कथन के ये भी सही है कि इस जो वंश है इसकी राजधानी या प्रारंभिक राजधानी पुष्करी थी। तो जो कथन के ये भी सही है। जिसमें के नहीं हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एल दिया है नल शासक भवदत्त वर्मन ने। तो जो नल शासक जो है भवदत्त वर्मन है इन्होंने वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन प्रथम को पराजित किया था। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा क्योंकि जो ये नल शासक जो है भवदत्त वर्मन है इन्होंने जो है वाकाटक जो नरेश पृथ्वीसेन प्रथम को नहीं बल्कि किसको पराजित किया था, नरेंद्र सेन को। किसको, नरेंद्र सेन को। तो हो जाएगा नरेंद्र सेन। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, पृथ्वीसेन जो प्रथम दिया गया है। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने किसको पराजित किया था, नरेंद्र सेन को। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा। तो जिसमें एल है उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में एल दिखेगा तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है अड़ेंगा जो कि कोंडा गांव में है। तो जो अड़ंगा से नलवंशी शासकों के सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो जो कथन एम ये भी सही हो जाएगा कि अड़ेंगा है यहाँ से नलवंशी शासकों के जो सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो जो कथन एम ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें जो है केवल जो कथन जे, के और एम सही है। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया गया है और सूची 2 है जिसमें जो है प्रसिद्ध कलाकार ये क्षेत्र है। तो सूची 1 का है ए ढोकरा शिल्प। तो जो है ढोकरा शिल्प जो है ये घड़वा, ये जो मतलब जो ढोकरा शिल्प का जो काम करते हैं, जो ढोकरा शिल्प में जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, इस शिल्प के तहत जो मोम क्षय पद्धति के माध्यम से, इसमें जो है ये ढोकरा जो शिल्प है ये किससे संबंधित है, ये घड़वा जनजाति से संबंधित है। या इस शिल्प का जो कार्य करते हैं उसको जो बोला जाता है घड़वा स्थानीय रूप से। तो ये जो स्थानीय मतलब जो है घड़वा जनजाति बोल सकते हैं इसको। ये जो ए का हो जाएगा 1 घड़वा, ए का हो जाएगा 1, ए का 1। उसके बाद जो है बी में दिया है रजवार भित्ति चित्रकला। तो जो है रजवार भित्ति चित्रकला से संबंधित कौन है, तो ये सुंदरीबाई है, जो सुंदरीबाई रजवार। ये वी का हो जाएगा 3 सुंदरीबाई रजवार, वी का 3। इसके बाद जो है सी में दिया है नाचा का पितामह। तो जो है नाचा का पितामह या उसका जनक कौन है, ये जो है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। तो ये सी का हो जाएगा 4, सी का 4। इसके बाद जो है डी में दिया है पंडवानी का पितामह। तो पंडवानी का पितामह कौन है, ये झाड़ू राम देवांगन है। तो डी का हो जाएगा 2, डी का 2। ए का 1, ए का 1 जिसमें नहीं हटा देंगे, सभी में है। उसके बाद जो बी का 2 ऑप्शन सी में नहीं है और ऑप्शन बी में नहीं है, बी और सी को हटा दिए। उसके बाद सी का 4 ऑप्शन डी में नहीं है, डी भी हट जाएगा। और डी का 2, डी का 2, ए का 1, उसके बाद जो है बी का 2 और सी का 4, सी का 4 हो गया। तो ये जो डी का क्या हो जाएगा, ये पंडवानी का पितामह झाड़ू राम देवांगन, डी का 2, सॉरी ये बी का 3 है, बी का 3 है ये। तो ए का हो जाएगा 1, ए का 1 और उसके बाद जो है बी का 3। तो ये बी का जो है इसमें 2 है तो बी का 2 वालों को हटा देंगे और यहाँ पे भी बी का 2 है तो बी का 2 वालों के हटा देंगे। तो बी का 3 जो है ये बी और सी में है। और उसके बाद जो है सी का 4 ऑप्शन है बी में नहीं है, बी हट जाएगा। और डी का 2 तो ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें ए का हो जाएगा 1 और बी का 3, सी का 4 और डी का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के प्रमुख विद्रोहों को
उनके घटित होने के वर्ष के अनुसार काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको अरेंज करना है। तो इस जो कथन के दिया है इसमें भूमकाल विद्रोह, तो जो है भूमकाल विद्रोह ये कब हुआ था? ये हुआ था सन 1910 में। उसके बाद जो है कथन एल में दिया है हलवा विद्रोह, तो हलवा विद्रोह कब हुआ था? ये 1774 से 77 में। और इसके बाद जो है कथन एम में दिया है मुरिया विद्रोह, तो मुरिया विद्रोह कब हुआ था? ये 1876 में। और इसके बाद जो है ये एन में दिया है परलकोट विद्रोह, तो ये कब हुआ था? 1824 से 25। और इसके बाद जो है कथन ओ दिया है लिंगागिरी विद्रोह, तो ये लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1856 में। 1856 में हुआ था। अब इसको अरेंज कर लेंगे, तो इसमें शुरू में कौन सा आ जाएगा? ये 1774 वाला, तो शुरू में आ जाएगा ये एल पहले नंबर पे। इसके बाद जो है 1774 के बाद ये 1824 है, तो ये 1824 हो जाएगा। परलकोट विद्रोह दूसरे नंबर पे हो जाएगा एन। 1824 के बाद ये 1876 और 56 है, तो ये 56 पहले आ जाएगा ओ लिंगागिरी विद्रोह। और इसके बाद हो जाएगा ये 76 मुरिया विद्रोह एम। और लास्ट में आ जाएगा ये भूमकाल विद्रोह 1910, तो हो जाएगा लास्ट में के। तो शुरू में आना चाहिए एल, एल सभी में दिया है, एल के बाद एन सभी में है, और एन के बाद ओ, एन के बाद ओ सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा देंगे। ओ के बाद हो जाएगा एम, ओ के बाद एम, तो ये ओ के बाद एम ये ऑप्शन बी में नहीं है, बी हट जाएगा। और एम के बाद के, तो ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा एल एन ओ एम के। क्वेश्चन है कथन छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग जो छत्तीसगढ़ बेसिन में मुख्य रूप से लाल पीली या मटासी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो जो कथन सही हो जाएगा कि जो छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग जो छत्तीसगढ़ बेसिन है में जो है मुख्य रूप से लाल पीली या मटासी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अब कारण में दिया गया इस मिट्टी का निर्माण जो है कडप्पा सेल समूह के चूना पत्थर एवं जो है सेल चट्टानों के अपक्षय एवं क्षरण से हुआ है। तो जो कारण भी सही है, और एक कारण जो है ये मटासी या लाल पीली मिट्टी है उसके बारे में एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ये जो कथन और कारण दोनों सही हैं, और ये कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है चर्रे मर्रे जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये जो चर्रे मर्रे जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? तो ये कांकेर जिला में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांकेर जिला। क्वेश्चन है कोटमी सोनार जो कि जांजगीर चांपा में है छत्तीसगढ़ में किसके प्राकृतिक संरक्षण केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? तो जो ये कोटमी सोनार जो है छत्तीसगढ़ में जो है किसके प्राकृतिक संरक्षण के केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मगरमच्छ के संरक्षण के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मगरमच्छ। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान के अधिशेष और मक्के से इथेनॉल बनाने की नीति के तहत राज्य का जो है दूसरा इथेनॉल सेकेंड जो है ये दूसरा प्रमुख इथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोंडागांव में। ये जो कोंडागांव की जो है कोकोड़ी क्षेत्र है उन क्षेत्र में या उस क्षेत्र में ये जो सेकेंड जो है ये दूसरा प्रमुख इथेनॉल प्लांट का स्थापना किया जा रहा है। और ये जो है मक्के और जो धान है उसके अधिशेष से संबंधित है। जबकि जो है प्रथम कौन सा है ये कबीरधाम जिला में है, कबीरधाम या कवर्धा जिले में। और यहाँ पे जो ये प्लांट लगा है ये गन्ना पे आधारित है, जो गन्ना की खोयले रहता है उसके आधारित। तो प्रथम हो जाएगा ये कबीरधाम में, और दूसरा जो एथेनॉल प्लांट का इस्टेब्लिश किया जा रहा है कहाँ पे है? कोंडागांव में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोंडागांव। क्वेश्चन है जोगीमारा गुफा में ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख किस देवदासी और उसके जो है प्रेमी मूर्तिकार की प्रेम गाथा से संबंधित है? इसमें बताना है कि जो जोगीमारा गुफा है उसमें ब्राह्मी लिपि में जो उत्कीर्ण है अभिलेख उसमें जो है कौन सी जो देवदासी है और उसके जो प्रेमी मूर्तिकार है उसकी प्रेम गाथा से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुतनुका। सुतनुका क्या हो जाएगा? ये देवदासी, और जो मूर्तिकार क्या हो जाएगा? देवदत्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुतनुका, और देवदत्त की जो प्रेम गाथा की से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन है, राज्य में सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत तो जो ये सरस्वती जो साइकिल योजना है जो छात्र को दिया जाता है गर्ल्स स्टूडेंट्स को क्लास 9 से, ये जो क्लास 9 में दिया जाता है, राज्य में सरस्वती जो है साइकिल योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में कुल कितनी छात्राएं लाभान्वित हुई थी। तो जो ये 2024-25 में इस योजना के तहत जो ये सरस्वती साइकिल योजना है, इस योजना के तहत जो कितने स्टूडेंट्स को, ये कितने जो छात्राएं हैं या गर्ल्स स्टूडेंट्स है उसको इससे लाभ मिला था। तो ये जो टोटल था 1,68,078 छात्राएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1,68,078 स्टूडेंट्स या छात्राएं। तो जो ये गर्ल्स चाइल्ड को मिलता है या गर्ल्स स्टूडेंट्स को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1,68,078 छात्राएं। क्वेश्चन है, केवुल लामजाओ जो कि क्या है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, किस झील में स्थित है। तो जो केवुल लामजाओ ये कौन से झील, मतलब जो है किस झील में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकटक झील। और ये लोकटक झील कौन से राज्य में है, ये है मणिपुर में, मणिपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस नदी में स्थित है। तो जो है विश्व की जो है सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, नदी द्वीप, ये जो माजुली, तो ये जो है कौन से नदी में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी।